Good morning students, welcome in economics class. Today we are going to start very important topic, law of demand. Yes, law of demand. माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा बेसिक चैप्टर्स हैं, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये हमारा सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. यस, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, फ्रेज आ रही है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स हमने जो लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में करे थे. डिटर्मिनेंट मीन्स वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. विन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज विद द डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा. अगर बाकी के फैक्टर्स, अब देखो डिमांड पे तो बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं. अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लूँ, सिर्फ रिलेशन क्रिएट कर रिलेशन ने देखूँ क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है. इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जब हमारी प्राइस डाउन जाएगी, और जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तब हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड हमारी बढ़ जाती है, अगर हमारे अदर डिटर्मिनेंट जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, अब इसमें है एक्स कैसे, इसी एक्सप्लेनेशन को हम लोग अपना एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम. ये देखो, एक टेबल बना हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि कोई कमोडिटी है एक्स, अगर उसकी प्राइस 10 रुपये थी तो हम उसके 10 यूनिट्स बाय करे थे. अब उसकी प्राइस 9 रुपये हो गई है तो हम 150 यूनिट. देखो, प्राइस के डाउन जाने से क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे प्राइस डाउन जा रही है 10 से 9, 9 से 8, वैसे वैसे क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज. 10 से 150, 150 से 200, यानी कि जो यूनिट्स हैं, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट है, वो हमारे इंक्रीज हुई जा रहे हैं. क्लियर? इसी तरह इसी शेड्यूल को अगर मैं कर्व में के थ्रू आउट प्रेजेंट करती हूँ तो मेरा क्या बनेगा? हमेशा रिमेंबर एक चीज़ रखनी है, डेट इज़ वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? प्राइस लेंगे हर बारी, और एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी लेंगे. रीज़न क्या है प्राइस एक्स लेने का? कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशन. ये कॉज होता है कि क्या कॉज है और उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? क्वांटिटी. यानी कि इसमें हम दिखा रहे हैं कि प्राइस के कारण हमारी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. क्लियर? जब मेरी प्राइस पहले ओपी थी तब मैं क्वांटिटी कितनी ले रही थी इसकी? OQ. ठीक, अब मेरी प्राइस गिर के OP से गिर के OP1 हो गई है. देखो, OP से कम होके मेरी अब प्राइस कितनी है? OP1. तो मेरी क्वांटिटी जो पहले थी OQ, अब बढ़ के कितनी होगी? OQ1. ठीक है, क्वांटिटी मेरी इंक्रीज हो गई. तो इसका मतलब प्राइस के गिरने से क्या हुआ? मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट है कि अजम्पशंस की कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये लॉ अप्लाई होएगा. क्या वो हमारी अजम्पशंस हैं? सबसे पहले, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड्स व्हेन थिंग्स रिमेन द सेम. हमने करा ना अभी पीछे स्टार्टिंग में. हमेशा ये लाइन, ये फ्रेज लिखनी है जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे. ये बताता है कि हमारे बाकी के जितने फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो हमारे डेट विल बी रिमेन कांस्टेंट. Other things remain constant. Other things refer to the factors जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. हमने रिलेशन देखा सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. अब अदर थिंग्स यानी कि जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर हम मान के चलते हैं कांस्टेंट है. देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर्स, क्योंकि अगर बायर्स की इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो प्राइस को इतना कंसिडर नहीं करेगा. अगर इनकम कम हो जाती है तो अपनी डिमांड कम कर देगा प्राइस सेम रहने के बावजूद भी. तो इसलिए हमने ये मान के चल रहे हैं कि इनकम बायर्स जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. कमोडिटी की प्राइजेज में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, फिर है कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट
any significant change in the availability of the commodity near future, यानी कि expectations, जो हमारी near expectations होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा नियर फ्यूचर में, वो भी कांस्टेंट रहेंगी। ठीक, इन्हीं बेसिस पे हमारा लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बीच में भी आ जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन अलग भी आता होता है 4 मार्क्स में। वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, कि वाई मोर ऑफ गुड्स इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल, या वाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स। हम लोग कहते हैं ना इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है, कुछ इस तरीके से कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया, या मैं अपनी प्राइस लेती हूँ या मैं अपनी क्वांटिटी दिखाती हूँ। क्लियर, जो मेरी स्लोप बनती है, डीडी कर्व बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये डीडी कर्व क्या शो करता है, ये इन्वर्स रिलेशन, ये जिसकी जो स्लोप है वो कैसी है, इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है, नीचे को आ रही है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप है इसकी स्लोप डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड स्लोप है वो क्या दिखाती है, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड इंडिकेट करती है कि कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट तभी खरीदेगा जब उसकी प्राइस लो हो जाएगी। ठीक है ना, इट मीन्स कि प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को दिखाता है, इन्वर्स रिलेशन को। क्या रीज़न है इसके, सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर बेटा जब कोई चीज़ खरीदता है तो वो 2 चीज़ें टैली करता है। एक होती है उसकी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, सेकंड हो जाती है उससे सैक्रिफाइस। सेटिस्फेक्शन एंड सैक्रिफाइस। अब इसमें हम देखते हैं कि कितनी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कितना सैक्रिफाइस। जब भी कोई कंज्यूमर बेटा कोई चीज़ खरीदेगा ना तो मनी की फॉर्म में वो सैक्रिफाइस करेगा, जो कमोडिटी उसको मिल रही है उसको कंज्यूम करके उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फिर इसमें हम देखते हैं जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितनी मार्जिन यूटिलिटी है। यूटिलिटी नाम से ही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है बेटा, हर कमोडिटी में ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाइड करने की पावर होती है, उस सेटिस्फेक्शन पावर को हम लोग क्या कह देते हैं, यूटिलिटी का नाम देते हैं। कोई भी पर्सन जब कोई चीज़ खरीदेगा तो मनी की फॉर्म में सेक्रीफाइस करेगा, जब उसको कोई चीज़ मिलेगी उसको कंज्यूम करके वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगी, सेटिस्फाइड होएगा। तो हम तब तक कोई चीज़ खरीदते हैं जब तक कि किसी चीज़ से मिलने वाली सैक्रिफाइस, किसी कमोडिटी के लिए किया जाने वाला सैक्रिफाइस और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो जाती। ठीक, अगर सैक्रिफाइस कम है सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, अगर सैक्रिफाइस ज़्यादा करना पड़ रहा है सेटिस्फेक्शन कम है तो इसका मतलब हमारी मार्जिन यूटिलिटी डाउन नीचे जा रही है और हम उसकी कम कमोडिटी लेंगे क्योंकि हम उस वक्त फ़ायदे में नहीं है। अगर किसी चीज़ के रेट कम हो जाते हैं तो हम कम रेट में ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं और हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल तक रहते हैं। इसी वजह से प्राइस के कम होने से हम लोग उस कमोडिटी के एडिशनल यूनिट जो है वो परचेज़ कर पाते हैं। फिर आता है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट में बेटा 2 तरीके से एक पर्सन की इनकम, एक होती है मनी इनकम, एक होती है रियल इनकम। ठीक है, एक होती है मनी इनकम, एक हो जाती है हमारी रियल इनकम। फिर मनी इनकम और रियल इनकम में क्या है, मनी इनकम बेटा जब हम काम करते हैं मनी की फॉर्म में जो हमें रिसीव होती है, वो हमारी जो वेजेस सैलरी हम मनी की फॉर्म में रिसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं मनी इनकम। देखो सपोज डैट कि मेरी 20,000 अगर सैलरी है, ठीक है, 20,000 मेरी क्या होगी मनी इनकम। इस 20,000 में से मैं अपने घर के गुजारे के लिए जो भी चीज़ें लेती हूँ ए टू जेड जो मेरी मंथली खर्चे की चीज़ें हैं वो आ जाती है मेरी 18,000 में। ठीक है, मेरे पास कितना बच गया 2,000। जो मेरे पास 2,000 बचा वो मेरी क्या बन गई, वो मेरी रियल इनकम है कि मैं अपनी मनी इनकम से जो मेरी रियल इनकम है उसकी अपनी मर्ज़ी से उसे कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट में इनकम मेरी अभी भी 20,000 है लेकिन मार्केट में प्राइस कम हो गई
जो मैं कमोडिटीज़ ले रही थी वो सस्ती होगी। पहले मुझे 18,000 की मिल रही थी और वही चीज़ें मुझे अगर 16,000 की मिल रही हैं, ठीक है, अब मेरे पास कितना बच रहा है 4,000, यानी कि मेरी रियल इनकम कितनी होगी 4,000। मैं अब पहले 2,000 की एक्स्ट्रा चीज़ें ले पाती थी, अब मैं 4,000 की ले पाऊँगी। तो यही है कि अगर प्राइस कम होती है तो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है और रियल इनकम के इंक्रीज़ होने से हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर, एक्सपैंड होएगी। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीप। देखो, जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस कम होती है ना, तो उसकी डिमांड तो बढ़ती है, दूसरे की भी प्राइस डिमांड कम होती है। When own price of commodity X fall, it become cheaper in relation Y. According to X, it is substitute for Y. It is expand the demand due to substitute effect. देखो, commodity X कोई commodity है, suppose X टी है, Y कॉफ़ी है। अगर टी की रेट कम हो गई, ठीक है, कॉफ़ी के रेट एज इट इज़ है, तो बहुत सारे लोग जो कॉफ़ी पहले ले रहे थे, अब टी के रेट कम होने से अब वो टी की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि एक्स की जब प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, और वाई की जो प्राइस एज इट इज़ है फिर भी उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि ज़्यादा कंज्यूमर एक्स की तरफ मूव कर गए। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, बट जब किसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है तो उसके नंबर ऑफ कंज्यूमर जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बायर्स जो हैं वो अब इजीली अफोर्डेबल हो जाती है चीज़ उनके लिए, तो वो जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अफोर्ड करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। कई गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके सेवरल यूजेस होते हैं, ठीक है, लाइक मिल्क जैसे है। अब देखो, मिल्क को हम कई तरह से यूज़ करते हैं। अगर मिल्क के रेट ज़्यादा है तो हम बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में इन्हें लेंगे और लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अगर मिल्क के रेट कम है तो हम इसको कई अपने डेजर्ट्स में अपनी स्वीडिश बनाएंगे इससे, या फिर शेक्स वगैरह बना के कर्ड लस्सी बना ली, या हमने इसको वेजिटेबल्स में यूज़ करना शुरू कर दिया, तो हम कितनी ही तरह से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाएगी हमारी। यस, नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड चल रहा था, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। देयर आर सम एक्सेप्शन केसेस। ऑब्वियसली सब जगह हम वैसे तो कह देते हैं लॉ एप्लीकेबल होता है, बट कई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अप्लाई नहीं होता। व्हेन द प्राइस फॉल, उस कंडीशन में हमारी डिमांड भी डाउन चले जाती है। वैसे प्राइस कम होने से हम कहते हैं कि डिमांड अपवर्ड जाती है, लेकिन कुछ केसेस में प्राइस कम होने से हमारी डिमांड भी डाउन जाती है। वो कौन से केसेस हैं? नंबर 1, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है दिखावे की चीज़ें, है ना, सोशल स्टेटस जो होती हैं, जो हमारा सोशल स्टेटस सिंबल बन जाती हैं कई चीज़ें। अब देखो, जो कमोडिटीज़ हमारा स्टेटस सिंबल सोसाइटी में हाईलाइट करती हैं उन केसेस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। देखो, कार है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक कार है, ठीक है, मुझे व्हीकल लेना है। अब कार जो है वो मोस्टली हम देखते हैं कि 5 सीटर होती है, ठीक। अब वही मारुति हो गई, जेन हो गई, या हमारी जो और छोटी ऑल्टोज़ वगैरह हैं, ये हमें मिल जाती हैं 5 लाख के अंदर ना, 5 to 6 लाख में। लेकिन लोग जो हैं, कई ऐसे पीपल हैं जो ये 5 सीटर वाली गाड़ी लेने के लिए ही 8 लाख 9 लाख खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जितनी बड़ी गाड़ी होगी हमारा उतना ही सोसाइटी में स्टेटस हाईलाइट होएगा, ठीक है ना, दिखावे की चीज़ें। देखो, पहला लोग क्या था, सिल्वर लेते थे, चांदी थी तो चांदी लेते थे और उनको लगता था कि बहुत महंगा है। फिर गोल्ड आ गया, उन्होंने सिल्वर की डिमांड कम करके जो रिच पीपल थे गोल्ड पहनना शुरू कर दिया कि हमारा स्टेटस सिंबल है। अब डायमंड आ गया, तो जितनी रिच फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा जो आर्टिकल्स डालती हैं, ऑर्नामेंट्स डालती हैं, उनकी वुमेंस वो ज़्यादा क्या डालती हैं, डायमंड। उनको लगता है कि गोल्ड तो कॉमन सी चीज़ है, सस्ती सी है, तो वो डायमंड को वेयर करना अपने सोसाइटी में स्टेटस सिंबल मानती हैं। तो इसी तरह ये ऐसी जो हमारी दिखावे की चीज़ें होती है ना बेटा, उनके जब रेट कम हो जाते हैं हमारी तरफ से डिमांड भी कम हो जाती है। जब रेट ज़्यादा होते हैं तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। गिवन गुड्स होते हैं घटिया चीज़ें, हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इफेक्ट।
नेगेटिव इफेक्ट, बेटा जब इनके जो गिफन गुड्स होती हैं, घटिया टाइप की चीज़ें, जब उनके प्राइस कम होते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ और भी ज़्यादा घटिया होएगी, हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिव चीपर देन अदर गुड्स पॉपुलरली नोन एज गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, जो दिखाती हैं नेगेटिव रिलेशन। प्राइस के कम होने से हम उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है इलरेशनल जजमेंट। कई बारी कंज्यूमर, हम कह तो देते हैं कंज्यूमर बहुत अच्छा रैशनलाइज पर्सन है, वो बड़ी रैशनल जजमेंट करता है, बट हर केसेस में नहीं करता, कहीं कहीं वो इलरेशनल जजमेंट भी कर लेता है। इलरेशनल जजमेंट होती है कि कई बार उसको गलती लग जाती है ना। अगर देखो मुझे कोई ज्वेलरी खरीदनी है, लेकिन मैं सुनहरे मार्केट में ना जाके मैं कपड़ा मार्केट में चले जाती हूँ, वहाँ पे 2-3 शॉप्स है, वहाँ से लेती हूँ। अब क्योंकि मुझे सारी नॉलेज तो है नहीं मार्केट की, तो मैं कि बड़ी ऐसी जगह पे हाई रेट पे भी चीज़ ले आती हूँ। ठीक है ना, तो उस वक्त भी हमारा ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। हम कह देते हैं कि प्राइस कम पे ही हम लेंगे, लेकिन हम ज़्यादा पे भी ले आते हैं। परहैप्स इट इज़ ओइंग टू द ह्यूज प्राइस डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट, में भी ये ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। बट रिचर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एज फॉर द हाई क्वालिटी, वो हाई क्वालिटी समझ के उसी को ही प्रेफर करता है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज प्रोडक्ट हैज़ टेंड टू राइज इवन देयर प्राइजेज आर एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, हम लोग फूड आइटम लेने जाते हैं, ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक है, तो हमें लगता है कि नहीं जी हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी है। थोड़ी बहुत ही क्वालिटी चेंज होने से हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस उसकी पे करने को रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार इलरेशनल जजमेंट भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डेट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट करेंगे।